हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ा जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रेंड आपको इस वीडियो में बताए जा रहे होंगे, है ना। अगर ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी करा दिए हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी हो चुके हैं। तो जाइए हमारे चैनल को चेकआउट करिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। भैया पीरियोडिक टेबल पर देखिए, सबसे पहले मुझे पता है तुम्हें ये सब आता है, बट फिर भी सुन लीजिए। ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक एंड ये है आपका डी ब्लॉक, जिसके बारे में आज में पढ़ना है, और ये है एफ ब्लॉक, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ रहे होंगे, है ना। ठीक है जनाब, ध्यान देने योग्य बात ये है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये है आपका थर्ड ग्रुप, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th ग्रुप, यानी कि थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप के बीच में आपका डी ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं पीरियड की, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पीरियड, है ना, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ पीरियड से आपका ये डी ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा होता है। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो फोर्थ पीरियड है ना, इसी को आप 3D सीरीज बोल रहे होते हैं। ये है आपकी 3D सीरीज। तो फोर्थ पीरियड में आपकी 3D सीरीज एग्जिस्ट कर रही होती है, 3D सीरीज, है ना। और यहां पर 4D और यहां पर 5D एंड लास्ट में 6D, ठीक है। फोर्थ पीरियड यानी कि 3D सीरीज, एंड यहीं पर आपको ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक मिल रहा होगा। याद करने का तरीका सीख लीजिए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, है ना। अगर तुम्हें किसी और तरीके से याद है तो उसी प्रकार से याद रखिए, इसको सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। एट द एंड आपको याद होना चाहिए। इसको देखते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग कूदो, ठीक है। यहां पर अब ध्यान देना है, La जो यहां पर लेंथनम है, ये आपका F का नहीं जनाब, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। यहां पर हम जरा लिख भी देते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे। ये आपका लेंथनम दिखाई पड़ रहा है और यहां पर हो जाएगा आपका एक्टिनियम। ये दोनों के दोनों लेंथनम एंड एक्टिनियम आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ना कि एफ ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक आपका यहां शुरू हो रहा होता है सीरियम से और यहां पर थोरियम से, ठीक है। तो सुनिए, ला हफ्ता वरना रे उसामा, इधर पिटाई और होगी, ठीक। ऐसे याद कर लेते हैं हम। शकीला, टीना जोर से हाँफ रही है, वनिबता, क्राइंग मोटी वाइफ, मन तक रेखा, फिर रोया उसामा, कौन रहेगा ईरान में। वैसे भी आजकल ईरान में युद्ध हो रहे हैं, तो कौन ही रहेगा वहां पर, है ना। कौन रहेगा ईरान में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कैडबरी हो गई। अरे वाह, ठीक है। अब सुनिए, अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए डी ब्लॉक तो आपने बता लिया कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट अगर आपसे पूछा जाए एफ ब्लॉक के बारे में, तो आप क्या बताएंगे। एफ ब्लॉक आपका किस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा होता है, बताइए। एफ ब्लॉक आपका थर्ड ग्रुप में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक आपका थर्ड ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा होगा। जो आप ये यहां पर देख रहे हैं, इसको आप बोल रहे होते हैं 4F सीरीज, है ना। ध्यान से देखिएगा, पहली वाली को आप बोलते हैं 4F सीरीज, ठीक। और सेकेंड, इसको एक्टिनाइड सीरीज को आप बोल रहे होते हैं 5F सीरीज, ठीक है। ये है आपके लेंथेनाइड्स एंड ये है आपके एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो 4F सीरीज थर्ड ग्रुप में है एंड 6th पीरियड में है। कोई दिक्कत, दोबारा सुनिए, ये जो आप लेंथेनाइड सीरीज देख पा रहे हैं ना, ये इसके अंदर ही, मतलब एक के पीछे एक लगा हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं आप। ये जो है पूरा ये समेट कर आप इसके पीछे लगा दीजिए, ठीक। 4F सीरीज थर्ड ग्रुप में 6th पीरियड में एंड 5F सीरीज थर्ड ग्रुप में एंड 7th पीरियड में, ठीक है। काफी एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, जब भी बात डी ब्लॉक की आ रही होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, NS 1 to 2, N-1, D 1 to 10, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत इसमें। N मतलब यहां से आप N वाली चीज आप यहां से डिसाइड कर रहे होंगे। S ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड D में 1 से 10 रहने वाले हैं। तो हम आपको स्कैंडियम का निकाल कर दिखाते हैं, हालांकि आपको आता भी होगा। देखिए, स्कैंडियम का जब भी निकालने वाले हैं तो आप उसके जस्ट ऊपर का इनर्ट गैस लेंगे, दैट इज आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जा चुके हैं, है ना। बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन बचे। दैट मीन्स ये S कितना है, 3D है ना, दैट मीन्स 4S। तो 4S2 3D1 होगा ना, P वाला कहाँ आ गया यार इसमें, 3D1 है ना, 3D1, अरे रेड से लिखा जा रहा होगा 3D1, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें 3D2 होगा, 4S2 3D2, 4S2 3D3, 4S1 3D5। यहां से एक्सेप्शन शुरू हो जाती हैं, तो एक्सेप्शंस के बारे में हमको बताने वाले हैं। उससे पहले यहां पर देखिए, चलिए आपको बताते हैं। हाँ, इसका लेंथनम का एक बार देख लेंगे, इधर आइए।
आपको मैंने जो बताया अभी वो 3D सीरीज का बताया, अब 4D सीरीज का देख लेंगे। एक 4D सीरीज के बारे में इसकी आप देखेंगे, वाई देखते हैं। देखिए इसके जस्ट ऊपर जो है क्रिप्टन है ना, इनर्ट गैस क्रिप्टन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं देख लेंगे, 36 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 39 का एटॉमिक नंबर, दैट मींस 3 और होने चाहिए। तो अब 5s2 4d1 होगा, क्योंकि जनाब ये किसका है, 4D सीरीज का एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, हाँ भूल मत जाइएगा। अब 5D सीरीज का देख लेते हैं। 5D सीरीज देखिए, जो भी हम बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम दिया जा रहा है इस पर। 5D सीरीज लैंथनम, ये आपका 5D सीरीज का है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 57 होता है। क्या देखो 57 होता है, हाँ। इसके पीछे का ये जेनॉन है ना, क्या बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस जेनॉन। 54 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। अब जो होगा ध्यान से देखिएगा, 6s2 एंड 5d1, ठीक है, बहुत अच्छा, ये तो इजी था, अच्छा इजी था। अब बात आई इसकी HF, दैट इज हाफनियम की, एंड ये इसका 72 होता है एटॉमिक नंबर, दैट मींस जेनॉन आप लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा यहां पर एक ही बढ़ा है, हाँ एक ही बढ़ा है, तो 6s2 5d2 लिख दीजिए, बट इसके साथ में आपको 4f14 भी लिखना पड़ रहा होगा, क्योंकि अब आप F सीरीज से होकर के आ रहे हैं। लैंथनम एंड हाफनियम के बीच में ये पूरा 4s सीरीज आपको एग्जिस्ट कर रही थी, दैट मींस ये 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स जो F ऑर्बिटल में जाने वाले हैं, वो भी यहां पर इसके बीच में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस 4f14 आपको इन सभी के बाद लगाना पड़ रहा होगा, 4f14 इन सभी के बाद आपको लगाना पड़ रहा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं चीजों को, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब थोड़ी सी एक्सेप्शंस होते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों आगे आऊं, पढ़ी चुके हो तुम, पिटाई करोगे नवाब मोहम्मद रुकावट राह पड़ा है। किसी और तरीके से याद करना है, और तरीके से याद कर लो, बट तुम्हें ये याद होना चाहिए, ठीक है। दोबारा पढ़ रहे हैं हम, क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे नवाब मोहम्मद रुकावट राह पड़ा है, ठीक है। मैं भैया लखनऊ से हूं, नवाबों का शहर है ना, नवाब याद कर लेना इसको। जो मैंने ये सब बोला है, इसमें ये पैलेडियम इसका S0 होता है, ठीक है। इसको छोड़कर ये जो बाकी के हैं इन सभी का NS1 में एग्जिस्ट कर रहा होगा। N तो आप बाद में डिसाइड कर लेंगे, बट S1 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। N-1 D2 1 to 10, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए इसमें S ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हाँ ये एक्सेप्शन है, याद करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, है ना। कॉपर क्या होता है एटॉमिक नंबर 29, तो 4s1 3d10 होने वाला है, ठीक है। कॉपर एंड क्रोमियम आपको कई बार याद कराया जाता है जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर 4s1 3d5, ठीक है, कॉपर एंड क्रोमियम। अच्छा AgCu कहाँ है, Ag ये है आपका Ag, दिखाई दिया, हाँ। इसका मतलब कॉपर का ये 29 और 47, अब क्या होगा देखिए, कहाँ गए हम, यहाँ हैं, इधर आइए। Ag अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, ही नेवर अराइव्ड कृष्णा, ओके, क्रिप्टन होने वाला है यहाँ पर। क्रिप्टन के बाद आएगा 5s1, नहीं 5s1 क्यों, हाँ सही तो है, 5s1 4d10 है ना, यही तो आएगा 5s1 4d10, क्योंकि क्यों आगे आऊं, इसका एक ही तो बढ़ रहा है, दैट मींस 4s से 5s हो जाएगा, 3d से 4d हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहने वाला है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इधर देखिए 1 by 1 3D सीरीज में जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। साइंस टीचर वेरी गुड, मांगी फीस कॉपी नेहा कर जिंदाबाद, ठीक। स्कैंडियम का आपको बता चुके हैं, टाइटेनियम का जैसा होता है वैसा ही होने वाला है, क्या होगा 4s2 3d2 4s2 3d3। वैनेडियम का, क्रोमियम का एक्सेप्शन है, हमने आपको बता दिया, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 4s1 3d5, ये आपको पता ही होगा। मैग्नीज 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, है ना। और ये निकल है यहाँ पर नहीं है, तो 4s2 3d8, कॉपर है यहाँ पर तो 4s1 3d10, हाँ ये 1 होगा यहाँ पर। जिंक जना 4s2 3d10 होने वाला है, तो दिक्कत। अब इधर आइए 4D सीरीज में, हाँ ये तो हम आपको बता चुके हैं 5s2 4d1, ठीक है। जरा निभाना, हाँ ये देखिए NB कहाँ पर है, यहाँ पर है ना NB, हाँ तो यस, इसका मतलब S1 होने वाला है 5s1 3d4। और मोलिब्डेनम ये भी तो है, इसका क्या होगा क्रिप्टन, एंड इसका भी S1 ही होने वाला है, 5s1 3d5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। बताइए कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, तो D ऑर्बिटल में आएगा, 5s1 ही रहने वाला है, ये एज इट इज रहेगा। तो रुकावट यहाँ पर भी है, रोया ओसामा है ना, RU क्रिप्टन 5s1 47 है ना, इन सभी को देख लीजिएगा। बट खास बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, पैलेडियम यहाँ पर S0 होता है, इसका क्या होता है क्रिप्टन 5s0 4d10 5s0 होता है, ठीक है। सिल्वर का क्या हो जाने वाला है, सिल्वर का हो जाने वाला है क्रिप्टन, आप ऐसे लिखेंगे देन 5s1 3d10। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप 5D सीरीज का देख पा रहे होंगे। अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। आपने ऐसे आया है ना, क्यों आगे आऊं, तो ये तीनों के तीनों आपको यहां पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्यों आगे आऊं, ठीक, इनका मतलब इन तीनों का ही S1 होगा। बट जब आप यहां पर आएंगे ट्राइंग मोटिव वाइफ, तो क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम तो होगा, बट W यानी कि टंगस्टन में ये सब एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो जनाब जो टंगस्टन का असली वाला है, मतलब जो होना चाहिए वही है, असली वाला क्या है ना, क्या होगा, ही नेवर अराइव्ड कृष्णा,
जीरो। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर जिनॉन हो रहा होगा, जिनॉन हो रहा होगा, जिनॉन। और कहां पर थे हम, इसके बारे में थे, तो इसका मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। तो 6s2 5d4 है ना, 6s2 5d4 4f14, ये आपका हो जाएगा टंगस्टन, दैट इज W का। ठीक है, इन सभी को देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाली चीज को आप याद कर लें, कुछ भी यहां से आपको छोड़ना नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। द एलिमेंट्स हुज एटम्स और सिंपल आयंस कंटेन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, तो अभी तक जो आपने सुना है ना, d ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये बात सही नहीं है। सभी ट्रांजिशन मेटल d ब्लॉक के होते हैं, बात सही है, बट सभी d ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल हों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि आपके जो जिंक, कैडमियम और ये मरकरी है ना, ZnCdHg, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्यों आगे आऊं, सॉरी, जिंदगी कैडबरी हो गई, है ना। तो ये इनके पास क्या होता है, D10, है ना, इनके पास D10 होता है। अगर जनाब पूरा d ऑर्बिटल फुल मतलब भरा हुआ है तो ट्रांजिशन कहां से होगा, बोलो, नहीं होगा ना। तो ये आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं होने वाले, साथ में ये Zn2+ Cd2+ Hg2+ भी नहीं होंगे, क्योंकि इस केस में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या मिल रहा होगा, 4s नहीं, यहाँ पर s लिखते हैं, S0D10, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पर 4s0 3d10 होगा, यहाँ पर 5s0 4d10 होगा, यहाँ पर 6s0 5d10 होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी तो D10 है, इसका मतलब ये भी आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किसी भी केस में आपको ये ट्रांजिशन मेटल नहीं नजर आने वाले। अब इनकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज +3। जिंक +2, ये दोनों हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। कॉपर +1 एंड +2 में एग्जिस्ट कर रहा होता है ना। और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आपको नजर आ ही रही है, +2 सभी में है, स्कैंडियम को छोड़कर, है ना। और ये +3 वाली भी काफी ज्यादा में है, +4 +5 +6 एंड +7। +7 सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज में है, एंड मैग्नीज में आप देख पा रहे होंगे +2 से लेकर +7 तक है। दैट मींस हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, मैग्नीज की। और क्या यहाँ पर आपको सिमेट्री नजर आ रही है, बोलो, नजर आ रही है ना, तो इसको याद करने में आपको आसानी भी रहने वाली है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है जो आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। +2 से लेकर +4, मतलब +2 +3 +4 टाइटेनियम से लेकर निकल तक है। बताओ कोई दिक्कत इसमें तुम्हें? पहला वाला छोड़ो, लास्ट है तो छोड़ो, इन सभी में आपको +2 से लेकर +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही होगी, कोई दिक्कत। हाँ, आयरन आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आप देख कर क्या आ रहे हैं अभी, इसमें क्या बताएं हम। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज लिखा हुआ है, +7 मैग्नीज Mn2O7 का फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो आपको यहाँ पर Mn+7 दिखाई दे रहा होगा। इसको आप कोवेलेंट ग्रीन ऑयल बोलते हैं, ठीक है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। एंड ये जनाब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आपको नजर आ ही रहा है, Mn2O7 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसके अराउंड। बट अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीज के बारे में, तो मैग्नीज यहाँ पर 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ, दैट मींस टेट्राहेड्रल, ओके। अब बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन D ब्लॉक। यहां पर मैंने बोला था 3D सीरीज, बट यहां पर हम बोल रहे हैं D ब्लॉक, तो यहां पर काफी चीजें आने वाली है। रुथेनियम एंड ऑस्मियम दोनों ही +8 में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जब भी वो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, RuO4 OSO4, ठीक, बताओ। तो +8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है D ब्लॉक की, है ना। हाईएस्ट Mn फ्लोराइड MnF4 एग्जिस्ट कर रहा होगा, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। MnF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, MnF4 एग्जिस्ट कर रहा होगा, हाईएस्ट मैग्नीज फ्लोराइड। और अब बहुत ही काम की बात है, ये देखिए, पढ़िए इसको। द हैवी एलिमेंट्स इन D ब्लॉक आर स्टेबल एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नीचे जाते हुए आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती चली जाती है। अच्छा, ऐसा है क्या? देखिए, क्राइंग मोटिवाइव था, क्राइंग मोटिवाइव क्या मतलब है इसका, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। +6 अगर इसका बनाइए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +6 बहुत तगड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नीचे जाते हुए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो फिर इसकी क्रोमियम +6 लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू मोलिब्डेनम +6 या फिर टंगस्टन +6, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। मोलिब्डेनम +6, टंगस्टन +6 आर फाउंड मोर स्टेबल ऐड नहीं, मोर स्टेबल देन होगा यहाँ पर, ये क्या लैंग्वेज है यार, मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6, ठीक है, क्योंकि नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रही होगी, क्या, देखिए इधर, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, ठीक है, आपको ये बातें पीरियोडिक टेबल में समझाई जा चुकी है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा होगा, दैट मींस एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, दैट मींस थोड़ा साइज बढ़ रहा होगा, दैट मींस अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वो ज्यादा है, दैट मींस एटॉमिक रेडियस भी आपका ज्यादा हो रहा होगा। अच्छा, ठीक है।
तो जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो आपका एटॉमिक रेडियस तो कम ही हो जाएगा, है ना। बट जैसे ही आप मैग्नीज से निकल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है। ये बातें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताई थी, बट वहां पर मैंने रीजन नहीं बताया था, बट यहाँ पर हम रीजन बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगभग सेम हो जाता है, इसलिए आपका कांस्टेंट हो जाता है एटॉमिक रेडियस। बट जैसे आप आगे बढ़ते हैं कॉपर एंड जिंक, यहाँ पर एक बार फिर से नहीं, पहली बार आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है? क्योंकि यहाँ पर अब आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, ऑर्डर क्या रहने वाला है इसको देखिए। 3D सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम, देखिए जनरली आपने क्या पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए। जनरली जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है लेफ्ट से राइट जाते हुए आपका क्या इन एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है, यही पढ़ा तुमने। बट ये कहां तक काम करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज तक काम करने वाला है। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा एंड यहाँ पर आकर के लास्ट 2 में तो बढ़ने लग जाएगा। क्यों हो रहा है ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। पहले न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था, फिर दोनों बराबर हो गए, लास्ट में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करने लग गया। ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। 4D सीरीज का भी देख लेंगे, वैसा ही कुछ ट्रेंड रहने वाला है एंड 5D सीरीज का भी देख लेंगे आप। ठीक है, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, आप इसको समझ सकते हैं। अब डाउन द ग्रुप आइए, ये तो अक्रॉस द पीरियड चले गए आप। अब डाउन द ग्रुप आइए। डाउन द ग्रुप नीचे आते हुए क्या होता है, साइज बढ़ रहा होता है। यहां तक तो आपका साइज बढ़ रहा है, मतलब कुछ भी समस्या नहीं है। बट जैसे ही आप यहां पर आते हैं, यहां पर दिक्कत आ गई। क्यों दिक्कत आ गई? दिक्कत आई क्यों? ऐसा क्या हो गया यहां पर? ऐसा जनाब यहां पर ये हो गया कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना, लेंथनम एंड हॉफनियम, इसके बीच में आपको 14 एलिमेंट्स और हैं। इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, इसका 57 होता है। दैट मींस इसके बीच में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 एलिमेंट और हैं, 14 एलिमेंट और हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट आप यहां पर 14 बार जा चुके हैं। लेंथनम से हॉफनियम के तक पहुंचने से पहले आप यहां पर लेफ्ट टू राइट 14 बार जा चुके हैं। इसका मतलब धीरे धीरे करके ये साइज बहुत छोटा हो चुका है, और वो इतना छोटा हो चुका है कि ऊपर वाले के ही लगभग बराबर आ चुका है, जबकि इसका ज्यादा होना चाहिए था। बट आप 14 बार लेफ्ट टू राइट गए हैं, दैट मींस धीरे धीरे करके और छोटा होता चला गया, और छोटा होता चला गया। दैट मींस अब धीरे धीरे करके इसके इक्वल आ रहा है। तो जनाब इन सभी में आपको यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा होगा। 4D सीरीज एंड 5D सीरीज यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी 4S सीरीज ने एंट्री मारी है एंड इस 4S सीरीज के कारण जिसको आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं आप? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों को समझने में, बहुत ही आसान है, आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। अब देखिए इसको, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अगर मेटालिक बॉन्डिंग बढ़िया तरीके से है तो डेफिनेटली आपका मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो वो ज्यादा ही हो रहा होगा। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे, देखिए होता क्या है, मेटालिक कैरेक्टर आप कैसे पता करते हैं? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से लूज कर रहा है, दैट मींस बढ़िया वाला मेटल होगा, मेटालिक कैरेक्टर उसका डोमिनेट कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो, इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। एंड इसी प्रकार से काफी सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी, काफी सारे इलेक्ट्रॉन, काफी सारे एम पॉजिटिव आपको एग्जिस्ट होते नजर आ रहे होंगे। एंड ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से खींचा जा रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसका मतलब बॉन्डिंग बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। अगर बॉन्डिंग बहुत ही तगड़ी है, इसका मतलब उनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ रही होगी। दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही ज्यादा होने वाला है। ठीक, तो एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एवं 3D सीरीज, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आप, 4s1 3d5, आहा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत तगड़े लेवल से होगी, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने वाला है। ठीक, इसको देखेंगे, एज Mn and Zn हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सो दे वोंट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर डिलोकलाइजेशन लीड्स टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग हेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए, मैग्नीज क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, और ये जिंक इसका क्या है 4s2 3d10। तो कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? बताओ, अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं नजर दिलवाता हूं तुम्हारी। 3d5 ये क्या है? हाफ फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड है और ये 3d10 फुल फील्ड है, तो इसको किसी से प्यार मोहब्बत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी दूसरे के साथ ये अपने रिलेशन वगैरह बनाए, है ना। ये अपने आप में ही खुश है। अगर ये अपने आप में खुश है, ये बॉन्डिंग नहीं करने वाला। अगर ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी। दैट मींस बहुत ही आसानी से आप इसको अलग कर पा रहे होंगे, हेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहता है। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड स्टेबिलिटी तो कोई खत्म नहीं करना चाहता ना। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से
इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने वाला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस इनटू न्यूट्रल एटम। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होंगे काफी सारे मेटल, इस प्रकार से जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों ये सब अलग अलग हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपसे यही कहा गया है कि जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी 1 मोल मेटल लैटिस को इनके न्यूट्रल एटम में अलग करने के लिए, उसी एनर्जी को आप हीट ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी बोल रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर वही फंडा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा, दैट मींस हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर बॉन्डिंग तगड़ी है दैट मींस आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी, है ना। और अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, वनेडियम हैज द हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन अमंग 3D सीरीज। इस लाइन को पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, बिल्कुल रट लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन किस एलिमेंट की होती है जनाब? वो होती है वनेडियम की। बात 3D सीरीज की चल रही है यहाँ पर। हाँ, आपको ऐसा ना लगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, 4s2 3d3, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है आगे आपको और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, बट हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन इसकी ही होती है, आपको ये याद कर लेना है बस। हाँ, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना है। मैंगनीज एंड जिंक है वेरी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि आप देख ही चुके हैं, क्योंकि बॉन्डिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बॉन्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। हीट ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी इस केस में कम होने वाली है। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। ये क्या होता है? यहां पर मैंने कुछ बनाया हुआ है इस प्रकार से, when small atoms हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये स्मॉल एटम्स हैं, are trapped inside the crystal lattice of metal, it is known as interstitial compound। इस प्रकार से आपका ये मेटल लैटिस है, यहाँ पर आपको छोटी जगह दिखाई पड़ रही है, ये थोड़ी छोटी जगह दिखाई पड़ रही है, हाँ दिखाई तो पड़ रही है। अगर यहीं पर आकर के आपके ये छोटे वाले एटम दैट इज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाएं, क्रिस्टल लैटिस में इंसर्ट हो जाएं, तो फिर आप इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोल रहे होते हैं। एंड ये इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अभी हम। आइए इधर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। तो जो आपका प्योर मेटल था, जब आपका प्योर मेटल था तो उससे ज्यादा होने वाला है इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब तो जगह ही नहीं बची ना, जो यहाँ पर जगह थी उसमें भी आकर के आपने हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन को इंसर्ट कर दिया, दैट मींस बॉन्डिंग और भी तगड़े से हो चुकी है। अगर बॉन्डिंग और तगड़े से हो चुकी है तो फिर अलग करने के लिए भी और ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, इसका मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। ध्यान रखिएगा, अप्रोच कर रहे हैं, हो नहीं जाते हैं, है ना। डायमंड ही सबसे हार्ड होता है, अप्रोच कर रहे होंगे बट उसकी तरफ टेंड कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होने वाले हैं क्योंकि बॉन्डिंग बहुत तगड़े से हो चुकी है। द रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, हाँ मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन कर रहे होंगे, हम कुछ भी आपका मेटेलिक कैरेक्टर खराब नहीं होने वाला। दे आर केमिकली इनर्ट, डू नॉट रिएक्ट, हाँ ये रिएक्ट करते ही नहीं है क्योंकि अब इसके बीच में जगह ही नहीं है। अगर जगह नहीं है तो कोई आएगा कैसे इसमें, है ना। अगर कोई आ ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगी कैसे, हाँ तुम समझ जाते हो। दे हैव केमिकली इनर्ट, डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। हाँ, एग्जाम्पल्स में डालिए, TiC Mn4n Fe3H TiH 1.7। हाँ, ये मत समझिएगा कि ये जो 100 हैं तो यहाँ पर ये 50 होंगे, 50 नहीं होंगे। अगर ये 100 हैं तो मान लीजिए 15-20 होंगे ये छोटे वाले, ठीक। हाँ, रेशियो कम ही रहता है इनका। और अब बात करेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कई सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया, इनका सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम देख ही चुके हो कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वहां पर, है ना। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ रहे होते हो। प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, हाँ डी ऑर्बिटल का खाली होता है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी सारी हेल्प मिल रही होती है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू में नहीं पढ़ाई जाएंगे आपको। आयरन कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं? हैबर्स प्रोसेस में। एमोनिया के फॉर्मेशन के लिए आप हैबर्स प्रोसेस का यूज कर रहे होते हैं। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस NH3 यहाँ पर करेंगे तो 2N और यहाँ पर 3 करना होगा, है ना। तो अब जाकर के आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। Fe यहाँ पर एज ए प्रमोटर यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप N2 and H2 की रिएक्शन कराएंगे तो आपको एमोनिया मिल रहा होगा, इसी को आप बोल रहे होते हैं हैबर्स प्रोसेस। अच्छा, और अब मैग्नीज MnO2 क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता है ना। यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन प्रमोटिंग प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो तुम इस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हो। KClO3 अगर आपके पास है एंड उसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं MnO2 के साथ, तो KCl एंड O2 गैस निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी। अगर देखिए एरो का साइन ऊपर होता है दैट मींस गैस, और अगर एरो का साइन नीचे होता है दैट मींस PPT, है ना। पता है सारी बातें, ये PPT का साइन होता है एंड ये गैस का साइन होता है। तो O2 गैस आपको यहाँ पर निकलती हुई मिल रही होगी, है ना। अगर आप MnO2 का यूज नहीं करेंगे तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। तो MnO2 का यूज करना पड़ेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड Ti यानी कि टाइटेनियम, TiCl4 प्लस Et थ्राइस एयर, ये क्या है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट को आप बोल रहे होते हैं। एंड इसका यूज आप करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, यानी कि पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीथीन फ्रॉम इथेन। इस वाली रिएक्शन को आप करवाते हैं। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका जब आप ओपन करेंगे तो लंबी सी चेन बनती हुई नजर आ रही होगी। N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो N टाइम्स आपकी ये चेन बहुत लंबी सी चेन बनती हुई नजर आ रही होगी। एंड इसी से आप पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज आप यहाँ पर करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। पता भी होना चाहिए ये क्या है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वनेडियम यानी कि V2O5 क्या है?
यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज कर रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी कि SO2 से SO3 का फॉर्मेशन आपको करना होता है। अगर आप V2O5 का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देंगे, तो फिर आप SO2 से SO3 तक नहीं पहुंच सकते। SO2 से SO3 तक पहुंचने के लिए आपको ऑक्सीजन के साथ साथ V2O5 का भी यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहां से यहां तक पहुंच पा रहे होंगे, है ना। क्रोमियम की बात कर लेते हैं, Al2O3 प्लस Cr2O3। ये रिएजेंट मैंने आपको टॉप 101 रिएजेंट में बताया हुआ है। इस रिएजेंट का अब यूज कर रहे होते हैं एरोमेटाइजेशन के लिए, है ना। मतलब एरोमेटिसिटी आपको नजर आ रही होती है। ये देखिए एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग नजर आ रही है ना। यस, यहाँ पर एरोमेटिक था, कुछ भी नहीं था, एलिफेटिक था, बट यहाँ पर एरोमेटिक हो रहा होगा। आगे देखते हैं, द फोटोग्राफी इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AGBR। आप सभी जानते हैं AGBR का यूज आप कर रहे होते हैं फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में, है ना, क्योंकि इसकी लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, MnO4 निगेटिव से आपको अगर MnO4 निगेटिव बनाना है, MnO4 निगेटिव यानी कि सिंगल निगेटिव ना, दैट मींस पर, कहीं पर सिंगल होगा तो पर हो रहा होगा, पर मैग्नेट आयन है ये, है ना। और ये मैग्नेट आयन, पर मतलब सिंगल निगेटिव, बताओ सिंगल होना तुम तो हाँ, पर तुम्हारे साथ भी लगेगा बेटा। MnO4 निगेटिव पर मैग्नेट से मैग्नेट, यहां से यहां जाना, दैट मींस आपको OH निगेटिव यानी कि बेस देना पड़ रहा होगा। अच्छा, तो एक सिंगल निगेटिव यहां पर है, एक निगेटिव यहां से मान लीजिए, मिलाकर 2 निगेटिव कर दीजिए, ठीक। यहां से यहां पर आना चाहते हैं तो आपको एसिड देना पड़ रहा होगा H+ के सहारे आप यहां से यहां तक आ रहे होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख ही देता हूं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी और यहां पर +6 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +7 आना है तो फिर एसिड का यूज करना पड़ रहा होगा। अगर आप +7 से +6 जाना चाहते हैं तो फिर बेस दैट इज OH- का यूज करना हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया मैंने। CrO4 2 निगेटिव, क्या है ये, क्रोमेट, और ये क्या है, डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 निगेटिव। यहां पर +6 होगा और यहां पर भी +6 ही होगा, ठीक है। अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है, दैट मींस H+ यानी कि एसिड। अगर आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आना है, दैट मींस OH निगेटिव यानी कि क्या, बेस। हाँ, इसके कलर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, मैंने कलर्स वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है। आगे बढ़ते हैं अब। एंड नाउ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर करने का तरीका। Mn2 प्लस H2O8 2 निगेटिव प्लस H2O गिव्स आउट MnO4 निगेटिव। H2O8 2 निगेटिव आप कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये। जब यहाँ से आप H हटाएंगे, यहाँ से H हटाएंगे, दैट मींस H2O8 2 निगेटिव बच रहा होगा, जिसको आप पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन बोल रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर MnO4 निगेटिव यानी कि परमैंगनेट बन रहा होगा। यहाँ पर पोटेशियम चाहिए तो जनाब यहाँ पर K2 करिए, है ना, K2H2O8 एंड यहाँ पर आपको KMnO4 मिल जाएगा। MnO2 दैट मींस यहाँ पर माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं KOH के साथ अलॉन्ग विद O2, तो क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, ऑक्सीजन है, दैट मींस +4 से +6 में जा रहा होगा मैग्नेट आयन। उसके बाद एसिड सॉल्यूशन यानी कि H+ जब आप इसे ऐड करेंगे तो H+ देने से ये MnO4 निगेटिव में बन रहा होगा। मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट होने के लिए H+ मांगता है, मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट होने के लिए H+ मांगता है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछी जाएगी, है ना। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नीचे आइए, MnO2 फ्यूज्ड विद KOH ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3, यही वाली बात है ना। तो आपको MnO4 2 निगेटिव मिल रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करने वाले हैं इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो आपको परमैंगनेट आयन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। KNO3 का मतलब क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होगा ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। +4 से पहले +6 जाएगा, देन +6 से +7 की तरफ जा रही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, है ना। आइए अब MnO4 निगेटिव क्या है, न्यूट्रल एंड स्लाइटली बेसिक है, ये जनाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो I निगेटिव को ऑक्सीडाइज करके IO3 निगेटिव बना देगा, दैट मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +5 ना, हाँ। H2O3 निगेटिव SO4 2 निगेटिव बन रहा होगा, इसको बोलते हैं आप थायोसल्फेट, है ना। और ये SO4 2 निगेटिव यानी कि सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा। Mn2 प्लस एंड ZNO यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है, ये MnO2 में कन्वर्ट कर रहा होगा। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मींस दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा एंड खुद का रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर Mn+7 में है एंड Mn+7 Mn+2 से भिड़ेगा तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा, बीच में आएगा, है ना, कुछ तो बीच वाला आएगा, दैट मींस +4 बन रहा होगा। एक सेकेंड, +4 यहाँ पर बन रहा होगा, है ना। इन सभी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, I निगेटिव IO3 निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, H2O3 निगेटिव, दैट मींस थायोसल्फेट 2 निगेटिव नहीं, यहाँ पर ऐसे होगा ना, 2 निगेटिव, H2O3 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव में कन्वर्ट होगा, Mn2 प्लस ZNO MnO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ ठीक है, अगर आप नाम भूल जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा। KMnO4 अलॉन्ग विद H+, ये आपने कई बार पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह देख रहे होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर भी आपके पास I निगेटिव ही है ना, K+I निगेटिव आप देख सकते हैं KI को, लेकिन यहाँ पर जो I निगेटिव है ना वो I2 में कन्वर्ट होगा। आप ये बात याद रखिएगा, MnO4 निगेटिव है अगर आपके पास, यहाँ पर कोई भी H+ नहीं है, दैट मींस न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक है, तो I निगेटिव IO3 निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, दैट मींस आयोडीन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पर क्या है एसिड, H+ का मतलब क्या होता है एसिड, अगर एसिडिक कंडीशन है तो I2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, ना कि IO3 निगेटिव में।
है ना। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस में जा रहा होगा। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH ऐसा करिए, एंड ये होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, एंड ये कन्वर्ट हो रहा होगा CO2 में। ठीक है, H2S सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H2 निगेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा। H2 निगेटिव से S मतलब न्यूट्रल S, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड C2O4 निगेटिव, C2O42 निगेटिव, वही वाली बात है, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालें दोनों, एंड C2O42 निगेटिव देख पा रहे होंगे, एंड यहाँ पर भी आपको CO2 निकलती हुई नजर आ रही होगी, है ना। H2SO3 ये क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा H2SO4, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +4 आएगी ना, यहाँ पर 3 नीचे, यहाँ +4 आएगी, और यहाँ पर +6 आएगी, तो +4 से +6 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। SO3 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, NO2 निगेटिव, NO3 निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसको बोलते हैं आप नाइट्राइट आयन, इसको बोलते हैं आप नाइट्राइट आयन, और इसको बोल रहे होते हैं नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही होगी। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। एंड नाउ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। फ्रॉम क्रोमाइट ओर, तो क्रोमाइट ओर से हम प्रिपेयर करने वाले हैं। FeCr2O4 ये रही आपकी क्रोमाइट ओर। देन Na2CO3 है ना, सोडियम क्रोमेट प्लस O2 ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। अब ये दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड आपके पास हैं, ध्यान से देखिए, इसको जब ध्यान से देखें तो आप पाएंगे FeO.Cr2O3 एंड यहाँ पर Na2O.CO2। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जनवरी 2026 में, जनाब ध्यान से देखिएगा, मिक्स्ड ऑक्साइड रही है, इनकी सिंपल ऑक्साइड क्या है, ये होने वाली है ना। FeO.Cr2O3 Na2O.CO2, O2 क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, है ना। तो FeO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, FeO का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा Fe2O3 में क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, यहाँ पर कितनी है, +3 आयरन की, है ना, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cr2O3 के केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नजर आएगी, और जब यहाँ पर निकालेंगे तो +6 नजर आ रही होगी, दैट मीन्स +3 से +6 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर Na2O.CO2 है। अच्छा, ये क्या है, ये बेस है, बेसिक ऑक्साइड, और ये क्या है, ये है जनाब आपकी एसिडिक ऑक्साइड, है ना, एसिड CrO3। अगर आपको समस्या है ना समझ में, दैट मीन्स आपने हमारे पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो को देखा नहीं है, अभी तक आपने ऑक्साइड सही से समझे ही नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, अगर आपने ऑक्साइड सही से समझे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको नजर आ रहा होगा CrO3 एसिडिक ऑक्साइड होता है, दैट मीन्स एसिड और बेस ये तो भैया मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको मिलने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ये मिलेंगे Na2O.CrO3, तो इसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे Na2CrO4। ठीक है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, जब सिंपल ऑक्साइड की तरफ देखेंगे तो Na2O.CrO3 आपको नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स ये दोनों मिल जाएंगे। CO2 गैस निकल जाएगी एज इट इज, Fe2O3 भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी आपने बनाया है Na2CrO4, बट आपको बनाना है K2Cr2O7, प्रोसेस अभी काफी बाकी है ना। तो Na2CrO4 को यहाँ पर लेकर आइए, Na2CrO4 की रिएक्शन करवाने वाले हैं आप H2SO4 या फिर H+, दैट मीन्स एसिड के साथ। तो आपको Na2Cr2O7 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्रोमेट से डाइक्रोमेट, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट के लिए आप H+ का यूज कर रहे होते हैं। क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है, दैट मीन्स H+ का यूज आपको करना पड़ रहा होगा, एसिड का यूज करना पड़ रहा होगा। तो CrO4 Cr2O7 में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब सोडियम को रिप्लेस करना होगा, सॉरी यहाँ पर हाँ, सोडियम को रिप्लेस करना होगा पोटेशियम से, तो KCl का आप यूज करेंगे, एंड KCl का आप यूज करेंगे तो आपको Na2 के बजाय अब यहाँ पर K2 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। Na2Cr2O7 K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो रहा होगा, दैट मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 क्रोमियम है ना, एंड इसके ऑरेंज क्रिस्टल तुम्हें जैसे ही नजर आएंगे तो समझ जाओगे कि हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट बन चुका है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस वगैरह कर लेना, इसमें रोना मत कि यहाँ पर 2 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको H+ की सहायता लेनी पड़ रही होती है। अच्छा, K2Cr2O7 H+, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, कुछ और मत समझ लेना इसको, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, खुद का रिडक्शन करवाएगा, सामने वाले का ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा होगा, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। SN2+ SN4+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि इसका भी ऑपरेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, I नेगेटिव इसमें किसमें कन्वर्ट होगा ये आपको याद रखना है, K2Cr2O7 हो या फिर KMnO4H+ हो, दोनों में ही I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होगा। बट जैसे ये परमानेंट आएगा, यानी कि MnO4 नेगेटिव आएगा, तो वहां पर I नेगेटिव IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब कुछ लाइनें पढ़िए, ऑल Cu2+ हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, यानी कि CuF2 बनता है, CuCl2 भी बन रहा होता है, CuBr2 भी बन रहा होता है, बट CuI2 का फॉर्मेशन आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए HI रिड्यूसिंग एजेंट है ना, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि I नेगेटिव, इसको आप I नेगेटिव मान लें, रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मींस इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। ठीक है, Cu2+ को रिड्यूस करा देगा, Cu2+ का रिडक्शन करके Cu+ में कन्वर्ट कर देगा, Cu+1 में कन्वर्ट कर देगा, एंड खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। तो ट्वाइस ऑफ I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, और ये Cu+1 में बचा हुआ होगा। तो जो कॉपर +1 में है वो एक ही आयोडीन को ले सकता है ना।
आई निगेटिव को, दैट मींस Cu2I2 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। Cu2I2 का फॉर्मेशन तो तब होगा ना जब कॉपर 2+ में एग्जिस्ट कर रहा हो। कॉपर 2+ में एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उससे पहले उसको आयोडीन जो है ना, I निगेटिव, वो कॉपर +1 तक लेकर जाएगा, एंड जैसे ही कॉपर +1 में जाएगा वो I निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा एंड Cu2I2 का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि I निगेटिव एक बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कॉपर 2+ को तुरंत रिड्यूस करा देगा कॉपर +1 में, है ना। Solution of CrO5 in any alcohol is blue in color। अच्छा, ये पता होना चाहिए आपको। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई शेप्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफन यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। क्रोमेट्स क्या है? CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट्स क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव। अच्छा, ये जो बोला गया ना CrO5, इसका बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। ये इस प्रकार से, और ये डबल बॉन्ड। क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन शेल बताइए कितनी है? +6 है ना। हाँ, +6 है। ठीक है, इसको बनाकर सीख लीजिएगा, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें हम, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होगी उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक समाप्त होता है। अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो ये है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर ये दो नहीं है एफ ब्लॉक में, ये दोनों डी ब्लॉक में ही आते हैं। लैंथनम एंड एक्टिनियम, ये दोनों डी ब्लॉक में ही आते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका यहाँ शुरू होता है। सीरियम, प्रसियोडीनियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, है ना। नाम थोड़ा सा कठिन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। याद करने का तरीका आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो थोड़ा बता देते हैं हम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। आगे आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। लैंथेनाइड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हम NCERT से फोटो क्लिक करके लाए हुए हैं, है ना, आपके लिए, आपके आराम रहे उसके लिए। देखिए लैंथनम, सीरियम यहाँ शुरू होगा। और जो आपको खास बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद रखना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। पहला वाला क्या है? देखिए ये एफ ब्लॉक में नहीं है ना। आप लैंथेनाइड सीरीज की शुरुआत यहाँ से कर रहे होते हैं, इसको आप हटाएंगे। यहाँ से देखिए 58 से सीरियम 58, यानी कि पहला वाला एलिमेंट, और 7वां एलिमेंट दैट इज गैसोलीनियम, और 14th एलिमेंट दैट इज ल्यूटेशियम। ये 14th एलिमेंट है। ये 14 एलिमेंट है आपके 4s सीरीज में, लैंथेनाइड सीरीज में। दैट मीन्स अब इनको पहला वाला, 7वां वाला और 14वां वाला, इनमें ही आपका 5d1 एग्जिस्ट कर रहा होगा और किसी में भी आपका 5d1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों कंडीशन में होने वाला है। सीरियम में होगा, गैडोलिनियम में होगा, ल्यूटेशियम में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 5d1 आपको नजर आ रहा है, और 5d1 यहाँ पर भी नजर आ रहा है, 5d1 यहाँ पर भी नजर आएगा, और कहीं पर भी आपको 5d1 नजर नहीं आने वाला। ठीक है, 4f1 5d1 66s2 आप इसके हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपने डी से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम किया है, देखिए सीरियम से आप प्रसियोडीनियम में आ रहे हैं, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बट यहाँ पर अब 2 बढ़ जाएंगे एफ ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि यहाँ डी वाला भी अब इसमें आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। पहला वाला, 7वां और 14वां वाला एक इलेक्ट्रॉन रखेगा डी ऑर्बिटल में। एंड नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ओनली सीरियम, प्रसियोडीनियम एंड टर्बियम एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4। यूरोपियम एंड ट्रिबियम एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे लैंथेनाइड्स, बट सीरियम, प्रसियोडीनियम एंड टर्बियम +4 में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यूरोपियम एंड यूट्रिबियम +2 में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये बातें आपको पढ़नी है, थोड़ा याद रख लेना है। सीरियम +4 इज अ गुड एनालिटिक रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि सीरियम +4 कन्वर्ट होना चाहता है सीरियम 2+ में। ये खुद का क्या करा रहा है? रिडक्शन ना, खुद का रिडक्शन, दैट मींस सामने वाले का ऑक्सीडेशन, दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, PRND-TB-DY also exhibit +4 state but only in MO2। देखिए बता चुके हैं हम आपको, सीरियम, प्रसियोडीनियम, टर्बियम, है ना, ये सभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेंगे बट MO2 में। ठीक है, कोई दिक्कत? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए, इन ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू गैडोलिनियम, यानी कि 0 से 7 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, एंड देन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस अप टू ल्यूटेशियम। उसके बाद फिर से डिक्रीज होने लग जाते हैं, यानी कि पहले से 7वें तक बढ़ेंगे एंड देन 7वें से 14वें तक घटने लग जाएंगे, है ना। लैंथेनम एंड ल्यूटेशियम आयंस आर डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। व्हाइल ऑल अदर ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपको उसके बाद, उसके अलावा सभी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मिल ही रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, याद करिए। नियोडीमियम इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनाइड। नियोडीमियम आपका मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनाइड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनाइड कौन सा है, तो आप बताएंगे नियोडीमियम। सीरियम +4 एंड यूट्रिबियम +2 आर आल्सो कॉल्ड डायमैग्नेटिक वंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सीरियम +4 का हम आपको दिखा देते हैं। सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 4f1, इसको हटाइए यहाँ से, 4f1 5d1 6s2। देखिए यहाँ पर ज़ेनॉन भी होगा, है ना, इनर्ट गैस।
अब जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, यानी कि Ce दैट इज सीरियम +4, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये चारों इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले हैं, एक F से, एक D से और 2 s ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ xenon दैट इज इनर्ट गैस देखने को मिल रही होगी, है ना। तो इसमें सारे के सारे पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दैट मीन्स ये किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, डायमैग्नेटिक की तरह, है ना। कलर की बात कर लेते हैं। द लैंथेनाइड आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर 4f ऑर्बिटल्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको कलर शो किया जा रहा होगा, कैसे, FF ट्रांजिशन के थ्रू, ठीक है। डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था डी ट्रांजिशन, यहाँ पर होता है FF ट्रांजिशन। Thus these ions absorb visible region of light and undergo FF transition लिखा हुआ है and hence exhibit color, आपको कलर दिखाई दे रहे होंगे। The ions often with 4FN configuration has similar color to those ions having 4F14- N configuration। That means अगर 4F3 है तो फिर 4F कितना होगा, 14-3 11, इनके लगभग लगभग सेम कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिमिलर कलर्स लिखा हुआ है ना। लेंथेनाइड आयंस है 4F0 या फिर 4F14 तो कलरलेस होंगे, जिस प्रकार से आप D0 एंड D10 में देख पा रहे थे कलरलेस, है ना। यहाँ पर उस प्रकार से F0 एंड F14 में कलरलेस होने वाले हैं। अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑल द लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन एयर, ठीक है। सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं। देयर हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाते हैं उनकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। समैरियम बीइंग स्टील हार्ड, हाँ समैरियम बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेटालिक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने वाले हैं। हाईली डेंस मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड। अच्छा, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, बट यहाँ पर कोई भी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको रेगुलर ट्रेंड वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होगा, है ना। लेंथेनाइड्स हैव फेयरली लो आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या है, ये है जनाब आपके ग्रुप सेकेंड, ठीक है। ग्रुप सेकेंड होता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। उनके कंपेरिजन में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है, यानी कि आसानी से आप बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर्म नहीं करते हैं। आप देख रहे थे डी ब्लॉक में कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, पूरा चैप्टर उसी पर है, डी ब्लॉक से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है इतनी आसानी से। डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक साइज, चार्ज डेंसिटी कम होती है। ल्यूटेशियम 3+ इज स्मॉलेस्ट इन साइज एंड इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि साइज में बहुत ही छोटा होता है। दे रेयरली लूज इलेक्ट्रॉन्स सो आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। दैट मीन्स बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, दैट मीन्स आप सभी को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज किया जा रहा है दैट मीन्स उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे देखो यार, दे रेयरली लूज इलेक्ट्रॉन्स, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोला जा रहा होता है, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एलॉयज ऑफ लेंथेनाइड्स विद Fe यानी कि आयरन कॉल्ड मिश मेटल्स। 95% मेटल होता है एंड मेटल एंड आयरन 5% नहीं, ये नहीं है ना, ये नहीं, 95% आयरन मेटल होता है इसका, है ना, आयरन मेटल। देन 5% ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, इसको थोड़ा सही कर दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं। 95% मेटल होगा एंड 5% ये ट्रेसेस होने वाले हैं इसके। LaOH होल साइज इज मोस्ट बेसिक व्हाइल AuH होल साइज इज लीस्ट बेसिक, ठीक है। लेंथेनाइड एलिमेंट्स यूरोपियम एंड इट्रिबियम डिसॉल्व डायरेक्टली इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इन लिक्विड एमोनिया, इसमें ये डिसॉल्व हो रहे होंगे। अब बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देख लीजिएगा, बट लेंथेनाइड वाला रट लीजिएगा, बिल्कुल छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जरूर देखने हैं, इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे यहाँ ये वाले कुछ 4-5 ज्यादा पूछता है, ये वाले, बट फिर भी आप सारे देख लीजिएगा, है ना। हमने तो फोटो लगा ही दी है, PDF मिलेगी, आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज देखिए ये लिखा हुआ है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख पा रहे हैं। अंधा भी देखकर बता देगा कि +3 बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। +4, +5, +6 एंड +7 ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट पॉसिबल क्या है, +7, बट ये होती है अनस्टेबल। आगे पढ़िए, सारी चीजें हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बिल्कुल बता चुके हैं हम आपको। इन द एक्टिनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होगा उसी प्रकार से स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की भी इंक्रीज करती जाएगी। हाईएस्ट बट अनस्टेबल, देखिए हाईएस्ट तो है लेकिन वो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी है, +7 है नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम की, +7 है नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम की, बट ये दोनों क्या है, अनस्टेबल। हाईएस्ट है, अनस्टेबल है। बट अब आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, +6, क्या है ये, यूरेनियम। यूरेनियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है और स्टेबल भी है, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। एक्टिनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, लेंथेनाइड्स क्या थे, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल से, ये सॉफ्ट मेटल से, ये सॉफ्ट उतने नहीं होने वाले, ठीक है। दे गेट टार्निश्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू द अटैक ऑफ एल्कलीज। ऑल द एक्टिनाइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिसियम हैव हाई डेंसिटीज, जनरली तो हाई डेंसिटी होती है, बट आपको ये एक्सेप्शन याद करनी है थोरियम एंड अमेरिसियम की। एक्टिनाइड्स आयंस आर जनरली कलर्ड होते हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, उनकी भी लो थी। ऑल द एक्टिनाइड मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर ग्रेडेशन, हाँ कोई रेगुलर ट्रेंड वगैरह फॉलो नहीं होने वाला। ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, हाँ ये देखिए
सभी के सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, बट यहाँ पर मैंने शायद आपको बताया नहीं है, हाँ यहाँ पर कोई लाइन लिखी हुई नहीं है। और जो इसमें रेडियो एक्टिव होता है वो ये होता है प्रोमीथियम। यहाँ पर हम लिख देंगे पीडीएफ में, प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। प्रोमीथियम यही एक ऐसा अकेला है लैंथेनाइड में जो रेडियो एक्टिव होता है, इज रेडियो एक्टिव। मैंने अभी अभी आपको, ठीक है, इस प्रकार से आप ये याद कर लीजिएगा, पीएम भैया रेडियो एक्टिव है ना। अब देखेंगे यहाँ पर एक्टिनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही होती है, दैट मींस मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी। थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स एज फ्यूल रॉड्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आप इसका यूज करते हैं और एटॉमिक रिएक्टर्स में भी आप इसका यूज कर रहे होते हैं फ्यूल रॉड्स की तरीके से। किसका? थोरियम का। यूरेनियम यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। अच्छा, सभी को पता है यूरेनियम का यूज आप करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल की तरीके से। इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन मेडिसिन। इन सभी जहां पर आप इसका यूज कर रहे होते हैं। ये यूरेनियम वाली समस्या से ही युद्ध हो रहा है ईरान अमेरिका के बीच में। हाँ, प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल एंड एटॉमिक रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स, है ना। प्लूटोनियम का यूज आप कर रहे होते हैं एटॉमिक रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स के फ्यूल के लिए। सिमिलरिटीज, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? बोथ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स शो अ डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है। मोस्ट ऑफ द कैटायंस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कलर्ड, हाँ। बोथ ऑफ देम शो अ स्टेडी डिक्रीज इन देयर आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज। ऑब्वियस बात है, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ही हो रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं डिफरेंस की। ये रही लैंथेनाइड्स और ये रहा एक्टिनाइड्स। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट ये +2 एंड +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही होती हैं। +2 भी शो करेंगे, +4 भी। यहाँ पर +4, +5, +6 शो किया जा रहा होगा, है ना। लैंथेनाइड्स हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बट एक्टिनाइड्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ। एक्सेप्ट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, यहाँ पर सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोमीथियम था। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक, बट इनके जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, है ना। तो फाइनली हमारा डी एंड ए ब्लॉक का रिवीजन वीडियो समाप्त होता है ना। अगर आप डी एंड ए ब्लॉक के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मैंने करा रखे हैं, जाकर के चेकआउट करिए, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पीडीएफ, ओके। और अगर काफी सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियोस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करा दिया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी का हो चुका है, तो यहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है बट इग्नोर कर दिए जाते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर जाइए, चेकआउट करिए, आपको हमारी प्लेलिस्ट ओपन हो रही होगी, है ना। मैंने सब कुछ करा रखा है, आपको बस पढ़ाई करते रहना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, है ना। इसी प्रकार से लगे रहिए, डेफिनेटली आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो आपने हमारे साथ बैठकर इस वीडियो को लास्ट देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।